हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी एडीओ एग्जामिनेशन से संबंधित एमसीक्यूज सीरीज का, जिसमें कि आजीविका में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारिता से संबंधित आज मैं महत्वपूर्ण या फिर आप उसे कह सकते हो टॉप इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है। एडीओ एग्जामिनेशन जो 15 तारीख को होना ही है और उसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के इस महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जिसे आप फीडबैक या कमेंट भी कहते हो, कि आपको यह 15 क्वेश्चन कितना बेहतर लगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है आगामी परीक्षाओं को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वसुनिष्ठ प्रश्नों का, जिसका शीर्षक है सहकारिता या कोऑपरेटिव। अब यहाँ देखो बेटा, आजीविका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न स्वराज आईएएस के द्वारा जो आपको दिया जा रहा है, आप इससे जुड़े हुए हर एक पहलुओं को ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है हमने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे संबंधित प्रश्न वहां बन जाए, और ये जो प्रश्न हम दे रहे हैं शायद वो ना आए। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ संभावनाओं पर आधारित प्रश्न आपको दे रहे हैं। सिलेक्शन करना या होना वह पूरा का पूरा आपकी अपनी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। हम कोचिंग वाले सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपके रास्ते को सहज और सरल बना सकते हैं। उसी कड़ी में मैं आपके क्रांति सर यहाँ ले आया हूँ आज इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया गया है सहकारिता से संबंधित। अब यहाँ देखेंगे एक और दो स्टेटमेंट है, और कह रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा या से असत्य है। मैंने हमेशा बोला हो बेटा कि आप इसे हमेशा हाईलाइट कर लो। वो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए, जब असत्य की कड़ी में कह रहा है तो उसके आधार पर हमें सिलेक्शन करना होगा, और यहाँ पे ए बी सी और डी 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। इस सहकारिता को शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको यह बताऊंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें इसकी डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती, इसकी परिभाषा समझ में नहीं आती। देखिए, यहाँ पर सहकारिता का मतलब यह होता है बेटा कि ऐसे व्यक्तियों के समूह की हम बात कर रहे हैं जो अपने मत विचार एक जैसा लेकर के सामूहिक तौर पर सभी को लाभ पहुंचाने के लिए एक उद्देश्य से कार्य करते हैं, वो सहकारिता होती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आप अमूल ब्रांड आपने सुना होगा, जिसके दूध के प्रोडक्ट आते हैं, अमूल दूध, वह सहकारिता का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि गुजरात में माताएं बहनों के द्वारा चलाया जाता है। यह आपने जाना ही होगा। अब इसकी परिभाषा तो हो गई, चलिए अब हम स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। पहले स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि 6 जुलाई 2021 को पृथक सहकारिता मंत्रालय का सृजन किया गया। पृथक सहकारिता मंत्रालय का सृजन, इसका मतलब कि सहकारिता मंत्रालय पहले नहीं था लेकिन सहकारिता मंत्रालय बाद में आया होगा। तो क्या हमारे देश में इस 6 जुलाई 2021 से पूर्व सहकारिता पर कार्य नहीं हो रहा था? तो कार्य हो रहा था प्यारे बच्चों। कार्य कब हो रहा था, किसके अधीन हो रहा था, वो बताने से पूर्व पहले तो आप ये जो स्टेटमेंट है 6 जुलाई 2021 को पृथक सहकारिता मंत्रालय का सृजन किया गया, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, ये सही है। पहला अगर सही है तो देखिए ऑप्शन आपका ए आ सकता है केवल एक, या आ सकता है सी केवल एक व दो, है ना। डी ना तो एक ना ही दो, ये तो वैसे ही कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये नेगेटिव बोल रहा है, और हमारा एक तो 100% सही है, तो बी भी फिलहाल हम नहीं लेंगे क्योंकि एक हमारा 100% सही है। ए आ सकता है, सी आ सकता है। देखिए, इसे कहते हैं एलिमिनेशन राउंड। जब आपका एलिमिनेशन राउंड बेहतर हो जाता है तो आप कूट वाले आधारित प्रश्नों पर जरा भी फंसते नहीं हो। ठीक है, अब हमारे पास दो विकल्प आ गया है। पूरा का पूरा निर्भर करता है हमारा दूसरा वाक्य क्या कहता है। दूसरा वाक्य अगर मैं बात कहूं तो वो कह रहा है पूर्व में सहकारिता कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन था। देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट जब ये कह दिया कि भाई सहकारिता मंत्रालय का सृजन पृथक अलग से किया गया 6 जुलाई 2021, मतलब 100% किसी न किसी के अंतर्गत कार्य करता होगा। अब उसी को यहाँ पे इंगित कर रहा है, देखिए ना, उसी को बता रहा है कि पूर्व में जो सहकारिता है वह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब आप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत देखोगे तो विभाग वहां पर आता है जहां पर हम ग्रामीण को सहयोग देने की बात करते हैं, उनके विकास के लिए कृषि संबंधित वहां ऋण देने की बात करते हैं। उस विभाग के अंतर्गत बेटा ये पहले कार्य करता था। तो अब आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अब आप देखिए कौन कौन सा विकल्प आपका कट जाएगा। तो विकल्प बेटा आपका ये ए कट गया। अब जब ए कट गया तो देखिए सी जो है वो 100% करेक्ट है आपका। इसे कहते हैं एलिमिनेशन राउंड।
और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तथ्यों को इतना रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि आप इस एलिमिनेशन राउंड के जरिए जब आप प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आपको जरा भी शंका नहीं रहेगी कि आपने सही बनाया है या गलत। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ बेटा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये 15 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर मैं लेकर के आया हूं वह कैसे लगा आपके इस क्रांति सर के द्वारा। और कमेंट में मेरा नाम जरूर लिखिएगा, बस यही आप सभी से विनती है। ठीक, चलिए आगे फिलहाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न, नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? फिर से आप सत्य को आप हाईलाइट कर लीजिए ताकि एग्जाम प्रेशर हॉल में आपको जरा भी तकलीफ ना हो। अब आपके पास 1, 2 और 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके आधारित यहाँ पे 4 विकल्प है। अब इन प्रश्नों को हम हल करते हुए चलते बेटा। देखो नाबार्ड, नाबार्ड का तो आप नाम जानते होंगे कि नाबार्ड जो है वो विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य की बात करता है ना, वो नाबार्ड बैंक है। ठीक, अब यहां देखो पहला स्टेटमेंट, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1981 में की गई। अब ये 12 जुलाई जो है बेटा वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो ईयर दिया गया है 1981, भाई ये 1981 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये 1981 ना करके 1982 आना था। कारण उसका यह है कि 1981 में तो नाबार्ड संबंधित अधिनियम पारित हुआ था और इसकी स्थापना 82 में की गई थी। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। अब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमको चुनना था सत्य, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप कौन कौन से विकल्प को हटा दोगे? एलिमिनेशन राउंड चल रहा है बेटा, हटा दोगे। तो देखिए आपके पास सबसे पहले तो भाई ये ए हट गया, 1 और 2 क्योंकि 2 भी उसमें अटैच किया गया ना इसलिए। फिर आपके पास बी भी हट गया क्योंकि 1 के साथ 3 आ गया। अभी हमने 2 और 3 पढ़ा नहीं है, मगर क्योंकि इसके साथ 1 है तो 1 को आप हटा दो। अब आपका डी भी हट गया क्योंकि 1, 2 और 3, 2 और 3 के बारे में फिलहाल हम नहीं जानते, हम 1 जानते थे। तो देखो बेटा एलिमिनेशन राउंड कितना ज्यादा आसान कर देता आपकी चीजों को। भले या हमने बाकी 2 को पढ़ा तक नहीं, मगर 100% हमें आंसर मिल गया कि सी आएगा। आंसर मिल गया हमारा, सी आएगा। अब देख लेते सी सही है या गलत, है ना। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। और आपको पता ही है कि ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है बेटा वो 1980 से 85 के बीच का है। और यहाँ पे स्थापना देखो क्या बोल रहा है 1982। तो भैया सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। मतलब देखिए हमने जो सी सेलेक्ट किया है वो हमारा सही जा रहा है। थर्ड को पढ़ लेते हैं हम। नाबार्ड सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो भाई पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है। जैसे कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं, आगे जाकर के आपको क्लियर करूंगा। सहकारी बैंकों में हमने अगर देखा, मान लीजिए अगर आप कृषि के क्षेत्र में किसान भाइयों को अगर ऋण देना चाहते हो तो आपके पास पैक्स जैसी समिति आती है, आपके पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आता है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है। इन सबको वित्तीय सहायता कौन देता है? ये नाबार्ड से मिल रहा होता है। तो भाई ये भी तो बिल्कुल बात सही हो गई ना। तो देखो 2 और 3 हमारा सही है और हमने जो सी विकल्प चुना था वो भी हमारा 100% सही आता एलिमिनेशन राउंड के चलते हैं। नहीं आया तो बेटा कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह तरीका कैसा लग रहा है ना। मैं इंतजार करूंगा भाई आपके कमेंट का। फिलहाल अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। यहां देखो बेटा अगला प्रश्न ये लीजिए, सहकारी समितियों से संबंधित 1, 2 और 3 वाक्य यहाँ पे दिया गया। ये कह रहा है उपरोक्त कथन में से कौन सा या से असत्य है। यहाँ देखो बेटा असत्य की बात कहा है ना, असत्य। कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स। अब 1, 2, 3 हम अध्ययन फिलहाल कर लेते हैं और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, ए, बी, सी और डी भी नीचे है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं बेटा हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड हमको अपनाना है और एलिमिनेशन राउंड हम लोगों को बेटा एग्जैक्ट आंसर की ओर ले जाता है। अभी हमने प्रूव किया ना। तो चलो फिलहाल अब हम इसे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो पहला, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जब 97 संविधान संशोधन लाया गया तो इसे संवैधानिक दर्जा इसलिए प्राप्त हुआ बेटा। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जब आप भारतीय संविधान के भाग 3 में जाओगे जहां मौलिक अधिकार दिए गए हैं वहां पर इसकी बात कही गई है, इम्प्लिसिट है वहां पर। अब कैसे? दूसरा स्टेटमेंट देख लो, अनुच्छेद 19(1) सी के तहत मौलिक अधिकार। तो देखिए जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो भी आपको मिल गया।
तो 1 और 2 सही आ गए, तो उसके हिसाब से हम तीसरे में नहीं भी गए तो भी हमारे विकल्प कौन सा मिल सकता था। देखो बेटा 1 और 2 चलो ए तो हमारा आ ही जाता, अभी हम 3 में नहीं गए, मतलब कि हमारा देखो बेटा 1 तो 100% सही था, तो सी हम काट दिए। सी, अच्छा हम असत्य बोला है ना, असत्य असत्य बोला है, तो 1 हमारा सही है। तो भैया 1 और 2, जब 1 हमारा सत्य है, चुनने ने असत्य बोला है, तो ए तो हमारा वैसे ही कट गया बेटा, 100% कट गया। और वैसे भी इत्तेफाकन जब हमने इसको एक्सप्लेन किया तो सेकंड वाला भी हमारा सही आ गया था, है ना। बी में भी 1 और 3 दिया गया है, वो बोल रहा है ऑप्शन की बी रॉन्ग है, बी में ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग होना चाहिए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मगर हमारा तो सही आया है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो गया। फिर देखिए सी 2 और 3, तो सेकंड वाला तो हमने अभी एक्सप्लेन किया ना भैया, भाग 3 19 1 सी, तो 2 वाला भी हमारा 100% सत्य है, मगर आंसर तो बोल रहा था वो असत्य के अकॉर्डिंग लिया है यहाँ पे, तो सेकंड वाला भी हमारा क्या आ गया, विकल्प हम नहीं लेंगे, तो 100% हम डी को लेंगे। तो डी इसमें क्या दिया गया, फिलहाल मैं डी देखूंगा, तो डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, वो एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा है नीचे, मैं अभी उसको स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ। डी जो दिया है वो बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही आएगा। क्यों, क्योंकि पहला हमारा सही है और उसने बोला असत्य चुनिए, इसलिए हमारा ये आ जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि 3 तो आपने वैसे ही कट कर दिया ना, ए बी सी आपका कट गया, बचा क्या, डी तो बचा, तो डी में आप नहीं जाओगे सेलेक्ट करने के लिए। अब चलिए फिलहाल हम तीसरा भी पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। यहाँ देखो, संविधान के भाग 9 बी में सहकारिता समितियों के विनियमन की बात कही गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, भाग 9 बी में यह चीज जोड़ा गया है। तो देखिए अब आपके पास ये तीनों के तीनों सही है, हमको बोला था कौन सा असत्य है, तो हम कौन सा लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, कि ऊपर दिए गए जो 3 स्टेटमेंट है उनमें कोई भी असत्य नहीं है। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो नीचे दिया गया बेटा। फिलहाल चलो मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ देखें दिया गया जो मैं आपको बोला था डी, ये देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं यहाँ देखें, क्रेडिट सहकारी समितियां, क्रेडिट मतलब क्या होता है बेटा, उधार देना, है ना। अब क्रेडिट सहकारी समितियां 1 और 2, 2 स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए, 2 वाक्य, और बोरा उपरोक्त कथन में से कौन सा से सत्य है, 4 विकल्प हमारे पास दिए गए, है ना। एलिमिनेशन राउंड को हम अपनाएंगे, कमेंट जरूर करिएगा बेटा विद माय नेम, ओके। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, जितने आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप सभी से मेरी विनती है, और हाँ अग्रिम मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूं बेटा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ओके। चलो यहाँ देखिए, ए बी सी और डी 4 विकल्प हमारे पास है, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है की बात कर रहा है ना, सत्य। यहाँ देखो फिर से हाईलाइट कर लो आप, सत्य। फिलहाल देखते हैं, यहाँ देखो पहला बोल रहा है ग्रामीण ऋण वितरण के लिए आरसीसी, आरसीसी क्या है, आरसीसी है बेटा रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, ठीक। और यूसीसी क्या है, अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट सहकारी समितियां आरसीसी, और ये शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट सोसाइटियां यूसीसी, अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। बोला है कि क्रेडिट सहकारी समितियां ऊपर में से कौन से कथन सत्य है, तो एकदम क्लियर हो गया यार कि ग्रामीण ऋण वितरण अगर करना है तो आप किसके पास जाओगे, ग्रामीणों में अगर ऋण वितरण मुझे करना है तो आरसीसी के पास जाओगे, क्योंकि बना ही उसी के लिए, रूरल एरिया के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट ही सही है, तो उसके आधार पर देख लो बेटा केवल एक भी हमारा आंसर हो सकता था, 1 व 2 भी हो सकता था, मगर बी अभी फिलहाल काट दो, क्योंकि बी में सिर्फ 2 को बोला है, 1 को तो उसने लिया ही नहीं है। वैसे डी को आप काट दो, क्योंकि वो तो 1 को गलत बोल रहा, हमारा तो एक सही आया, और चुनना भी हमको क्या है, सत्य चुनना है, तो आंसर हमारा ए आ सकता है और सी आ सकता है। सेकंड पढ़ लेते हैं, शहरी ऋण वितरण के लिए यूसीसी, हाँ अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव के पास आप जाते हो बेटा, तो ये आपके पास 2 आ गए, दोनों ही सही है, तो किसके साथ जाओगे, ए को तो लोगे नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 की बात किया है, तो अब आपका ऑटोमेटिकली सी जो है वो आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान हुआ ना, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ बेटा। नेक्स्ट अब हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए ये कह रहा है कि क्रेडिट सहकारी समितियों में ऋण वितरण की संरचना, ऋण वितरण की संरचना अभी मैंने आपको बताया क्रेडिट सहकारी समितियां, और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा आरसीसी और शहरी क्षेत्रों के लिए देखा यूसीसी। अब इनकी आज वर्तमान में किस प्रकार की संरचना है, अगर मैं हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की विशेष तौर पर बात करूं बेटा,
तो विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में आपको त्रिस्तरीय दिखाई देगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिए गए ना इस बार 4 स्टेटमेंट है, ध्यान देना। और बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ देखो भैया, ये बोल दिया कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कि असत्य चुनना है आपको। क्या चुनना है आपको? असत्य। पहले स्टेटमेंट त्रिस्तरीय संरचना, अगर मैं हमारे प्रदेश की अगर मैं बात कर दूं तो अभी मैंने बताया हमारे प्रदेश में त्रिस्तरीय संरचना है। क्यों त्रिस्तरीय संरचना है? त्रिस्तरीय संरचना में अगर मैं जाता हूं बेटा तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, एक दिखाई देगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक राज्य स्तर पर, दूसरा आपको दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये जिला स्तर पर दिखाई देगा, और तीसरा हमको ग्रामीण स्तर पर बेटा PACS पैक्स दिखाई देता है। हो गया। तो भैया पहला स्टेटमेंट तो मेरा सही है, लेकिन हमको चुनने क्या बोला है, सही नहीं है। तो उस हिसाब से ए ऑप्शन अगर मैं जाता हूं तो ए ऑप्शन में बोल रहा है केवल एक, वो केवल एक को आंसर बोल रहा है, जबकि केवल एक हमारा आंसर नहीं आ सकता, हमको तो गलत चुनना है, वो तो हमारा सही है। तो ए विकल्प भी हमारा यहाँ पे कट गया। बाकी बी सी और डी में मैं बाद में जाऊंगा, फिलहाल यहाँ पर समझिए, है ना, क्योंकि फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा ना बेटा। तो इट्स बेटर टू रीड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हियर ओनली, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़ लेते हैं हम, उसके आधार पर हमारा आंसर वैसे भी निकल जाएगा भाई। फिर भी अगर आप चाहो तो बेटा हम उसको देख सकते हैं कैसे। इतना तो क्लियर हो गया आपके पास। पहला मैं आपको विकल्प दिखा सकता हूं, तो हमारा ए विकल्प जो है बेटा वो तो कट गया, है ना। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख बैंक, अब यहां देखो बेटा ध्यान से पढ़ना, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख बैंक। अब यहीं पर ही विद्यार्थी कई बार गलती कर जाते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर होता है उसके लिए हम पैक्स पढ़ते हैं, सॉरी ग्रामीण स्तर पर, और पैक्स का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एस है बेटा, ये एस मतलब ये सोसाइटी की बात करता है, समिति, ये समिति की बात करता है बेटा यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये समिति है, समिति, ना कि ये बैंक है। तो यहां पर क्या दे दिया, यहां देखो, यहां तो ये बैंक की बात कर रहा है, अब बैंक की बात बोल रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। क्योंकि ये जो पैक्स है ग्रामीण स्तर पर जो कार्य करता है बेटा, वो बैंक की तरह कार्य नहीं करता है। बैंक का काम क्या होता है, वहां पर आप पैसा जमा भी कर सकते हो, पैसे निकाल भी सकते हो, है ना, पैसे आपको दिए भी जाते हैं, ऋण भी दिया जाता है। तो ये जो पैक्स होता है ग्रामीण स्तर पर, ये कृषक भाइयों को सिर्फ और सिर्फ ऋण दे रहा है बेटा, वहां वो पैसे जमा नहीं कर रहे, बैंक की तरह उसका क्रिया नहीं है बेटा, इसलिए इसे समिति कहा गया है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राथमिक कृषि साख बैंक, क्योंकि उसका कार्य समिति, उसका कार्य बैंक की तरह नहीं समिति की तरह है, जहां पे पैसे ऋण दिए जाते हैं ऋण के तौर पर कृषक भाइयों को, ना कि वहां जमा आदि किया जाता है। तो आपके पास यहाँ बैंक लिख दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। और हमको क्या चुनने बोला था, हमको चुनने ही ये बोला है जो रॉन्ग है। तो फिलहाल मैं विकल्प देख ले, तो ए विकल्प तो हमारा रॉन्ग था। अब ए विकल्प रॉन्ग था तो देखिए आपके पास कौन कौन सा विकल्प ले सकते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, इसके आधार पर बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 4, ऐसे ही आंसर निकल गया यार। देखो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हम नहीं भी पढ़े तो भी हमारा आंसर निकल गया। कैसे आंसर निकल गया, ए तो हमारा आता ही नहीं, क्योंकि पहला तो हमारा 100% सही है, मैंने बताया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, और पैक्स होता है ग्रामीण स्तर पर। और हमको क्या चुनने बोला है, सत्य नहीं है मतलब असत्य है। सेकंड हमारा असत्य आया है, सेकंड हमारा असत्य आया, और कहीं भी देखो ना तो सी में असत्य दिया गया, ना तो सी में कहीं पर भी 2 दिया गया, जबकि 2 हमारा 100% आंसर है, ना तो डी में कहीं पर भी 2 दिया गया है, जो कि हमारा 100% आंसर है। तो अब आप देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ गया बेटा, जस्ट गो विद एलिमिनेशन राउंड। तो आपका बी जो है वो 100% सही है। चलो फिलहाल फिर भी हम तीसरे और चौथे को देख लेते हैं, क्या वो हमारा सही है या नहीं। आंसर तो हमारा आ गया, बट मैं आपकी पुष्टि करने के लिए आंसर को, यहां देखो बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, यहां देखिए क्या कह रहा था भाई, पहला हमारा त्रिस्तरीय था, यहां देखिए फिर बोले जिला केंद्रीय सहकारी, जिला में केंद्रीय सहकारी बैंक, और अभी मैंने बताया जिला स्तर पर आपको जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मिलता है, तो बात बिल्कुल ये क्या हो गया, सही हो गया बेटा। ये देखिए, और राज्य स्तर पर हमें क्या मिलता है, राज्य सहकारी बैंक, ये देखिए राज्य स्तर पर आपका क्या दे रहा है, राज्य सहकारी बैंक, ये भी सही है भाई। दूसरा तीसरा तो हमारा सही आया, और हमको तो चुनना था गलत असत्य वाला।
तो हमने एलिमिनेशन राउंड में बिल्कुल सही आंसर चुना बेटा, और वो था हमारा सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला रॉन्ग है, वो बैंक नहीं, यहाँ पे समिति आना था। इस हिसाब से आपने किसे सेलेक्ट किया, तो आपने सेलेक्ट किया बी फॉर बॉल, केवल 2। इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा, देखो अगला प्रश्न, यहाँ देखिए। प्रश्न कह रहा है सहकारी बैंक की भूमिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सत्य चुनना है। सहकारी बैंक की भूमिका की बात कर रहा है, मीन्स व्हाट एक्चुअली द रोल प्लेड बाय द कोऑपरेटिव बैंक्स, हमें वो बताना है बेटा। अब आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इनमें से 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प हमारा हो सकता है। पहला बोल रहा है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? हाँ सही है, क्योंकि जब हम सहकारिता बैंक की बात करते हैं बेटा, तो इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक समाज के जो कमजोर वर्ग है उनका बैंक से जो लेन देन होता है, ऋण संबंधी इत्यादि, उन सब में उनकी भागीदारी बढ़े। इसलिए देखिएगा ऋण जो है वह काफी सस्ते दरों में भी दिया जाता है, कई बार तो 0% ब्याज रहता है, या फिर ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाता है इत्यादि, आपने देखा होगा, और आगे भी मैं प्रश्नों में ये सारे उदाहरण लाऊंगा। तो भाई पहला तो आपका ए सही है, मगर अभी हम आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि यहां देखो ए भले ही हमारा सही है, लेकिन सी में क्या बोल रहा है, 1 व 2 दोनों, मगर यहाँ पे एक ऑप्शन तो कट गया 100%, वो है डी। क्यों? क्योंकि डी तो बोल रहा है ना तो 1 और ना ही 2, एक तो सही नहीं है बोल रहे, जबकि एक हमारा 100% सही आ गया। तो अब हमारा आंसर क्या आ सकता है बेटा, हमारा आंसर ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। अगर सी आया मतलब बी वाला हमारा सही होना चाहिए, है ना। तो चलो बी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बी कह रहा है ग्रामीण विकास में सहयोग, तो बात बिल्कुल सही है, ग्रामीण विकास में सहयोग करना ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा, इसलिए इसे वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय एक अलग से पृथक से इसका सृजन किया गया। तो बी भी हमारा सही है। और जब दोनों ही सही हैं तो किसके साथ जाओगे, सी, 1 व 2 दोनों, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा सी फॉर कैट, ये कैंसल, ये कैंसर। इज दिस क्लियर? देखो इसलिए कह रहा हूं तथ्यों को बहुत अच्छे से समझिए, आपके पास बेटा एलिमिनेशन राउंड से बहुत इजी तरीके से 100% आंसर मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ा जाए। भाई आपका कमेंट नहीं रुकना चाहिए, मैं सभी उन प्यारे विद्यार्थियों से बोल रहा हूं जो आज ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना बेटा बनाए रखे हैं, ताकि आगामी परीक्षा आपका आसानी से निकल सके। इसलिए आप सभी से विनती उनसे की जाती है जो अपने नहीं होते, तो आप तो हमारे अपने हो बेटा। कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से यह सीरीज लग रही है आपके अपने क्रांति सर के द्वारा। अब यहाँ देखिए 7वां क्या बोल रहा है, सहकारी बैंक से संबंधित निम्न कथन। अब फिलहाल यहाँ पढ़ लो, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य। हमेशा ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, उसके बाद ही आप आंसर सॉल्व करोगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाता है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। हमने हाईलाइट कर लिया। अब चारों स्टेटमेंट पढ़ा जाए, चलो चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या हो रहा है, पहला बोल रहा है राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत। अब भाई आपने जब सहकारी समिति को पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि राज्य सहकारी समिति अधिनियम जो है उसी के अंतर्गत इसे रजिस्टर्ड किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है बेटा, 100%। हाँ अगर इसके अंतर्गत देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता पता है, वो लिख देता केंद्र सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत। तो बहुत सारे विद्यार्थी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर राज्य की जगह केंद्र लिख दे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो रहता है अरे यार सहकारिता मंत्रालय तो केंद्र स्तर पर है, वर्ष 2021 में आया था, तो ये केंद्र स्तर पर ही इसे रजिस्टर्ड किया जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, राज्य स्तर में अगर हम देखें तो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत ये पंजीकृत होता है, इसलिए ये बिल्कुल याद रखिएगा आप कि राज्य स्तर पर ही आएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब पहला स्टेटमेंट सही है बेटा, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखो ए भी हो सकता है क्योंकि एक आ गया उसमें, ये देखिए एक आ गया ना, तो ए आंसर हमारा हो सकता है। बी भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक आ गया। लेकिन सी देखो बेटा, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी बोल रहा है 2,3। अब आप मुझे बताओ ये जो 2,3 बोल रहा है क्या ये आपका सही आएगा? नहीं, क्योंकि एक तो हमारा 100% सही है ना, तो आप इस सी ऑप्शन को क्या कर दोगे, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। डी वैसे क्या दिया गया, नीचे ही दिया गया, मैं फिलहाल यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है इसे देख लेते हैं एक बार, ये देखो 1 2 3 4 डी बोल रहा है ना।
तो चलो डी को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 जो बोल रहा है बेटा, यहाँ देखो डी ऑप्शन आपको बोला है 1 2 3 4, मतलब कि अब हमारा सी तो 100% रॉन्ग हो गया, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, क्योंकि डी में भी हमारा 1 है। चलो अब सेकंड हम पढ़ लेते हैं। सेकंड बोल रहा है केंद्र सरकार द्वारा विनियमित, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है, इसलिए तो आपके पास सहकारिता मंत्रालय है, अभी तो मैंने आपको बताया ना। ठीक, तो आपके पास सेकंड सहकारिता मंत्रालय आ रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा इसे आप टिक कर दीजिए। अमित शाह जी का नाम सुने हो ना, तो उनका नाम यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा बेटा, सहकारिता मंत्रालय से संबंधित। तो ये आपके पास केंद्र सरकार द्वारा विनियमित है, बिल्कुल बात सही है भैया। ठीक, तो अब सेकंड आपका सही, तो देखो क्या क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है क्योंकि ए में भी 2 है, और डी भी आ सकता है क्योंकि डी में भी 2 है बेटा। देखो 1 और 2 दोनों आ रहा है, लेकिन कटेगा कौन सा आपके पास बेटा, ये बी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि एक भले ही है मगर यहाँ पे दूसरा विकल्प नहीं दिया गया है। तो देखो 2 विकल्प हमारा कट गया, बी और सी। अब या तो ए आ सकता है या तो डी आ सकता है, तो फिलहाल तीसरा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसके सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट। अब यहाँ देखो इसका जो प्रिंसिपल बोल रहा है कि किस प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है, तो 1 मैन 1 वोट, मतलब निर्णय लेने के अधिकारों के तौर पर 1 मैन 1 वोट दिखाई देता है। और तो और बेटा यहाँ पर एक और आपको स्टेटमेंट सुनने मिलेगा, वो है नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी ये कार्य करता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, वो भी याद रखेंगे, कई बार आपके पास ये ना दे करके ऐसा लिख दे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो भी सही होगा बेटा, ध्यान देना है ना। तो भाई तीसरा सही है। अब तीसरा सही तो देखो ए भी आपका आ सकता है, क्योंकि ए में भी आपके पास 3 है और डी में भी 3 है। अब हमारी पूरी की पूरी बेटा आंसर जो है वो आधारित हो चुकी है चौथे स्टेटमेंट पे। चौथा स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इनके ग्राहक ही स्वामी होते हैं। स्वामी मीन्स ओनर। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई? आपने सही बोल दिया मतलब हम क्या करेक्ट कर दे? नहीं सर, बताइए क्यों सही? सही इसलिए बेटा, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको यह बताया गया होगा कि उनके जो ग्राहक होते हैं वो उनके शेयर धारक भी होते हैं, और क्योंकि शेयर धारक इसलिए उनको ओनर आप कह सकते हो। इसलिए चौथा भी आपका सही है। चौथा सही है, तो अब आप ए कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ए में चौथा विकल्प आपके पास यहाँ नहीं दिया गया है। तो अब आप किसके साथ जाओगे? 100% डी के साथ जाओगे। सो योर डी विल बी आंसर। क्लियर हुआ? एक बार इसे देख लीजिए बेटा जो समझाया हूं, है ना, क्योंकि इसके 2 विकल्प मैंने सी और डी उधर लिखा हूं। चलिए, देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ूं? भाई आप सभी का कमेंट नहीं रुकना चाहिए बेटा, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं आया हूं दोबारा। मैं कल भी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आऊंगा, और जो काफी इंतजार है हमारे प्यारे बच्चों को, वो है बेटा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जो हम स्पेशली अधिनियम पढ़ते हैं ना, 1992 का पंचायती राज वाला, हम उसकी बात करेंगे बेटा। 93 में लागू हो गया था इत्यादि, इन सभी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा। कल कल प्रश्न उसमें करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, और उससे संबंधित प्रश्न आने 100% है। 73वां संविधान संशोधन की जो विशेषताएं रहेगी उससे भी संबंधित प्रश्न लाऊंगा, लेकिन निर्भर करेगा आपके कमेंट पर। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के प्रश्नों को हम चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। बैंकिंग विनियमन, बैंकिंग विनियमन मतलब होता है बेटा बैंकिंग रेगुलेशन, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, और ये कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन असत्य है। फिर से आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। अब 4 विकल्प हमारे पास दिए गए, जिसे आप कूट कह लीजिए, जैसे भी आप कहना चाहो बेटा, उसके आधार पर हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं, हमको असत्य चुनना है, और बोल रहा है बैंकिंग रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था उसके अंतर्गत बताइए। तो पहला बिंदु यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि सहकारी बैंक पूर्णतः आरबीआई के नियंत्रण में, पूर्णतः आरबीआई के नियंत्रण में वर्ष 2020 के इस रेगुलेशन एक्ट आने की वजह से। तो ये स्टेटमेंट जो है बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वहां पर भी दिखाई देता है बेटा, लेकिन वहां पर ना सिर्फ आरबीआई आरबीआई के साथ ही था, आपको वहां पे केंद्र सरकार के साथ आरबीआई यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, राज्य सरकार की भी भूमिका वहां दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे 2020 की बात करते हैं तो जो सहकारी बैंक है वो पूर्णतः आरबीआई के नियंत्रण में दिखाई दे रहा है, लेकिन 1949 में आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था।
इवन 1955 का भी आपके पास बैंकिंग लॉज एक्ट दिखाई देगा बेटा, ठीक है। तो वो दो अलग एक्ट है, मगर जब हमने 2020 लाया तो यहाँ पे पूर्णतः किसके हाथों में चल गया, आरबीआई के नियंत्रण में, ये आप याद रखोगे, ठीक। तो पहले स्टेटमेंट तो सही है, हमको चुनना था असत्य है, तो कौन कौन सा आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ए आपका कैंसिल, क्योंकि केवल एक बोल रहा, केवल एक तो असत्य कहाँ है भैया, तो सत्य है, और यहाँ विकल्प तो असत्य के आधार पर दिया गया है। बी बोल रहा केवल दो, फिलहाल आप इसे छोड़ दीजिए। सी बोलो एक व दो दोनों, अब भैया एक तो हमारा सही है और ये तो आंसर यहाँ पे असत्य के आधार पर दिया गया है, तो आपका सी भी कैंसिल हो गया सी। अब देखो हमारा कौन कौन सा आंसर हो सकता है, हमारा या तो बी आंसर हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो फिलहाल बेटा अब हम सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ना तो एक, अब यहाँ ध्यान दो बेटा, असत्य बोल रहा है, ना तो एक ना ही दो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कह रहा है कि ना तो एक स्टेटमेंट पहला वाला रॉन्ग है, ना तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस डी के आधार पे। और अभी हमने प्रूव किया कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा 100% ट्रू है, तो जब हमने प्रूव कर ही दिया तो जाहिर सी बात है बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। एकमात्र विकल्प आपके पास आंसर बचेगा, वो है आपका डी फॉर डॉग, क्योंकि डी फॉर डॉग में ना तो एक बोल दिया ना, एक रॉन्ग नहीं है बोला, वो तो हमने अभी प्रूव किया एक रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इससे पहले 1949 और 1955 का आपके पास लॉज दिखाई दे रहा था, जिसमें कि आरबीआई के अंतर्गत पूर्णतः नियंत्रण में सहकारी बैंक दिखाई नहीं दे रहे थे, और 2020 में हमको दिखाई दिया। तो देखो डी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया विदाउट रीडिंग द सेकंड स्टेटमेंट। फिर भी आपके आगामी परीक्षा को ध्यान में देते हुए बेटा मैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों में लागू ना होना, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां मतलब कि बेटा यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंग्लिश में इसे कहा जाता है, ये जितने भी आपके पास कोऑपरेटिव समितियां होती है वहां पर ये लागू नहीं होता। क्यों क्योंकि भैया आप देखो ये तो बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम है ना, और ये बैंक की तरह तो कार्य ही नहीं करते हैं। बैंक का कार्य क्या होता है, पैसे जमा भी होते हैं पैसे निकाले भी जाते हैं, मगर पैक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पैसे जमा नहीं किए जा रहे, आपको बस ऋण दिया जाता है। अगर आप किसान हो और आप मेरे पास आओगे, मैं पैक्स समिति के अंतर्गत हूँ, तो मैं आपको ऋण दिलवा दूंगा बेटा, और मुझे हेल्प करने के लिए ऊपर नाबार्ड बैठा हुआ है, आरबीआई बैठे हैं, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे क्या कहोगे, भाई आरबीआई नियंत्रित मुझे कर सकता है पैक्स को, और मेरा पर्यवेक्षण कौन करेगा, ऑब्जर्वेशन, तो नाबार्ड कर देते बेटा। कई बार उनसे भी हमको सहायता राशि मिलेगी, मगर ये बैंक की तरह कार्य नहीं करता। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, और हमको तो असत्य चुनने बोला था। तो अब आप मुझे खुद बताओ ना, केवल दो तो आप ले ही नहीं सकते, केवल दो मतलब क्यों रॉन्ग है बोल रहे हैं, जबकि रॉन्ग नहीं हो तो सही है। तो बेटा आपका डी तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही आया ना, ना तो एक ना ही दो, इसलिए बोला जाता है गो विद द एलिमिनेशन राउंड। ओके चलिए बढ़ते हैं बेटा, फिर आगे हम, ये क्लियर हो गया तो आपके पास अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ देखें। चलो नाबार्ड से संबंधित कथन, अब आपके पास तीन यहाँ पर कथन दिए गए, बोरा उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है, मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर ले रहा हूँ बेटा, कौन सा कथन सत्य है। अब देखो ए और बी तो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, सी और डी नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं सी और डी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर जब सारा चीज दिखाई देता है ना, तो आसान हो जाता है एलिमिनेशन राउंड अपनाने के लिए। तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ सी और डी क्या बोल रहा है, यहाँ देखते हैं। सी और डी, सी बोल रहा है 2 3 और डी बोल रहा है 1 2 3। यहाँ देखो विकल्प सी बोला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विकल्प सी 2 3, विकल्प डी 1 2 3। चलो अब हो गए खुश, यार बच्चों खुश तो हो गए ना जो पढ़ रहे हो, मैं हाँ मैं आप ही से बात करूँ बेटा, आप जो अध्ययन कर रहे हो है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो भाई, आपका कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पे होना चाहिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। चलो यहाँ ध्यान दीजिए ना आप लोग, क्या कह रहा है, नाबार्ड से संबंधित कथन 1 2 3, मुझे चुनना है कौन सा कथन सत्य है, हाईलाइट मैंने कर दिया है ना। अब यहाँ देखो पहला बोल रहा है बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई। तो भाई ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि नाबार्ड के लिए हमने अधिनियम 1981 में लाया, 82 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन स्थापना के पीछे जिस समिति की अनुशंसा यहाँ पर दिखाई देती है बेटा, वो बी शिवरमन समिति है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, और उसने बोला है कि आप सत्य कथन चुनिए, तो सत्य कथन चुनिए। तो अब आप देखो बेटा, ए भी हमारा आ सकता है क्योंकि एक दिया गया है, बी भी आ सकता है एक दिया गया है,
डी भी आ सकता है, एक दिया गया है, लेकिन सी नहीं आएगा क्योंकि सी में 2 और 3, एक तो वहां पे विलोपित कर दिया है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बेटा वो रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन आपका रॉन्ग। ठीक, अब आंसर ए बी और डी में से कुछ आ सकता है। सेकंड पढ़े क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, पूर्व में आरबीआई के विभाग के अंतर्गत कार्यशील, तो ये बात बिल्कुल सही बेटा, नाबार्ड जो है वो आरबीआई के अंतर्गत ही पहले कार्य करता था, और यह किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए जो विभाग था उसके अंतर्गत कार्य कर रहा था नाबार्ड। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है हमारा सही है, और हमको चुनना भी क्या था, सत्य है। तो देखो सेकंड कहाँ कहाँ आ रहा है, अब बी में तो नहीं आ रहा है, 1 और 3 बस आया है, तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग। भाई अब आंसर आपका ए आ सकता है, आंसर आपका डी आ सकता है। ठीक, नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, 2019 से पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में, तो ये बात बिल्कुल सही है, वर्ष 2019 से बेटा नाबार्ड जो है वो आरबीआई से हटा करके पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में ला दिया गया है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब देखो यहाँ बेटा आपके पास तीसरा सही है, तो 1 और 3 ये सही हो जाता, मगर यहाँ पे 2 नहीं दिया गया था ना, और तीसरा भी क्योंकि सही आ गया इसलिए ए भी आप कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे तीसरे के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। डी में आपको 1 और 2 3 सबके बारे में बताया बेटा, दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी व्हाट, डी फॉर डॉग। 1 2 3 हो गया क्लियर। तो देखो कितना बेस्ट होता है एलिमिनेशन राउंड। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ू मैं यहाँ पे, चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये लीजिए यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से संबंधित सही कथन, सही कथन बोल रहा है बेटा, कौन सा सत्य है, सही कथन। अब 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं, ए बी सी और डी, पढ़ लें इसे। हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ बेटा, जो ध्यान से आप लोग देख रहे हो ना, आप ही से बात कर रहा हूँ। स्टार्ट करूँ मैं यहाँ पर, चलो फिर ठीक है भाई, चलो आप यहाँ पर ध्यान दो फिर। पहला बोल रहा है, प्रदेश का राज्य सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है वो रायपुर में है, तो क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है। चलो मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, क्या सहकारी बैंक जिसे हम अपेक्स बैंक भी कहते हैं उसकी हमारे राज्य की राजधानी रायपुर में मुख्यालय है। हाँ तो आप क्या बोला बेटा आपने, है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। चलो और भी आगे पढ़ लेते हैं भाई, क्यों, क्योंकि एक डी ऑप्शन देखो बेटा, उपरोक्त सभी लिखा गया है, ये भी लिखा गया है, इसलिए आपको बाकी भी पढ़ना है। अब भयंकर खुश होकर के डायरेक्ट ए को गोला मत लगा दीजिएगा, सर 100% पहला तो सही हो गया, तो आप खुश हो जाते हो बेटा। डी भी देखो उपरोक्त सभी दिया गया है, इसका मतलब कि बी और सी भी सही हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए बेटा, है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, हाँ चलो अब लिखिए मत, अब यहाँ ध्यान दो बेटा आप लोग, यस आप ही, आपसे ही बात करो बेटा, है ना, यहाँ ध्यान दो। वर्ष 2018 में दीर्घकालीन सहकारी बैंक का अपेक्स में विलय किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है बेटा, क्योंकि आप जानते हो हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में क्या किया गया था, जो दीर्घकालीन सहकारी बैंक। अब दीर्घकालीन सहकारी बैंक मतलब कि आपने वहां पे सुना होगा, देखिए हमारे पास एक तो होता है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक एलडीबी, और एक आपने पढ़ा होगा बेटा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक, लाइक दिस आपने पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक पढ़ा है आपने, जो एक स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक की बात करेगा, और एक बात करेगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर रूरल बैंक की बात करता है बेटा यहाँ पर कोऑपरेटिव के तौर पर, है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक। तो ये CARB, तो ये जो CARB था बेटा, इसी CARB को जो दीर्घकालीन सहकारी बैंक के तौर पर कार्य कर रहा था उसका विलय कर दिया गया, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो राज्य स्तर का था बेटा वो अपेक्स बैंक में जाकर के मिल गया, और फिर जो बाकी जो बचे थे आपके पास कौन से, इसके अंतर्गत 2 आता है, एक आएगा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक, और दूसरा आएगा बेटा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक। तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक था वो आपका अपेक्स बैंक में जाकर के मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और बाकी ये जो PCARB था लगभग 12 बेटा वो आपके पास दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में जाकर के विलय कर दिया गया। तो ये जो वर्ष 2018 बोल रहा है कि दीर्घकालीन सहकारी बैंक अपेक्स में विलय कर दिया गया, तो ये बिल्कुल बात सही कर रहा है, अपेक्स बैंक की जो बात चल रही है वो SCARB को अटैच करके बोल रहा है। चलिए तो बी भी हमारा सही है। अब उपरोक्त सभी आ सकता है, क्योंकि 2 हमारे सही आ गए तो जाहिर सी बात है सी तो हमारा सही होगा ही ना, क्योंकि कभी ए और
बी दोनों सही रहे और ऑप्शन अगर इस सी के स्थान पे, यहां ध्यान देना बेटा, अगर सी के स्थान पर 1 व 2 दोनों देता 1 व 2 दोनों, ऐसा 1 व 2 दोनों, तो डी हमारा उपरोक्त सभी नहीं है। ऐसा लगता उपरोक्त में से कोई नहीं लिखता, लेकिन क्योंकि उपरोक्त सभी दे दिया है इस वजह से यहाँ पे 1 व 2 दोनों नहीं दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। तो इसका 100% हम ट्रू हो गए कि हमारा डी आंसर ही आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। चलो सी को हम पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है बेटा, यह आरबीआई तथा पैक्स के बीच मध्यस्थ रूप में कार्य करता है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राज्य सहकारी बैंक है, अगर आप देखोगे यहाँ देखो इसकी संरचना, टॉप लेवल पे आपके पास आरबीआई मिल गया, आरबीआई से सहायता मिलेगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, जिसे हम बेटा अपेक्स बैंक कह रहे हैं, और ये सहायता प्रदान करेगा चाहे वित्तीय सहायता हो इत्यादि, किसे, ग्रामीण स्तर पर पैक्स को, PACS पैक्स को सहायता प्रदान करेगा बेटा। तो अब आपके पास ये सी भी सही हो गया, इसलिए आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, यू हैव टू गो विद द ऑप्शन डी, है ना। चलो बताओ बेटा, नहीं लग रहा है ना, इस तरीके से पढ़ा रहा हो तो फुल डिटेल में भाई रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि आप लोग के रिप्लाई पर ही निर्भर करता है बेटा कि कल जब मैं लाऊंगा पंचायती राज से संबंधित प्रश्नों को लाऊंगा और बेहतरीन प्रश्नों को लाऊंगा, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। और वो जो वीडियो लेक्चर रहेगा काफी लंबा रहेगा, ताकि बहुत अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं यहाँ पर ले आ सकूँ आप सभी के लिए। तो कमेंट करिए जब तक मैं फिलहाल पानी पी रहा हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। हाँ देखिए, पैक्स अभी मैंने बताया था ना, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर हिंदी में आप उसे क्या कहते हो, प्राइमरी को क्या कहते हैं बेटा, जस्ट अभी याद नहीं आ रहा। एग्रीकल्चर मतलब कृषि सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, पैक्स का फुल फॉर्म है ना। तो पैक्स से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, यहाँ देखो असत्य कथन बोल रहा है, असत्य, असत्य आपको फाइंड आउट करना है। फिर से देखो बेटा, डी दे दिया उपरोक्त कोई नहीं, तो भाई जब कभी ऐसे उपरोक्त सभी उपरोक्त कोई नहीं देता है ना, तो इसको भी यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दिया करो, क्योंकि ये ना आपके मस्तिष्क को घुमाने के लिए रहता है बेटा, पूरी तरीके से समझ लो। चलो 4 विकल्प है, एक एक विकल्प को अब हम क्लियर करते चलते हैं। पहला बोल रहा है पैक्स से संबंधित असत्य कथन बताओ, मतलब जो गलत होना चाहिए। बोल रहा है अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अभी मैंने आपको बताया अल्पकालीन ऋण के लिए त्रिस्तरीय संरचना छत्तीसगढ़ में, एक आपके पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दिखेगा बेटा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दिखता है, और ग्रामीण स्तर पर पैक्स दिखाई देता है, और ये सब के सब अल्पकालीन के लिए कार्य करते हैं, अल्पकालीन ऋण सेवा देने के लिए। तो पहला तो आपका स्टेटमेंट सही आ गया ना, ये सही आ गया। मगर अभी भी ज्यादा खुश होकर के गोला करना मत लग जाना, यस मैं आप ही से बात करो बेटा, एकदम ज्यादा खुश होकर के डायरेक्ट गोला मत करना। अभी ये डी ऑप्शन है ना, ये सबका पापा है, ये घुमा फिरा देता है, इसलिए कम से कम एक को और देख लो, एक को और देख लो। चलो क्या बोल रहा है, हमको चुनने बोला असत्य, मगर ये हमारा ए आया है सत्य, इसलिए ए हमारा आंसर नहीं होगा। मगर राइट जरूर क्यों, मगर इट शुड नॉट बी आंसर, क्योंकि चुनने क्या बोला है, असत्य। ए आंसर नहीं है, ए सही है, चुनने तो गलत बोला है ना, तो अभी गोला नहीं करना, इसलिए रुको मैं कह रहा हूं। बी, प्रदेश में कुल 2058 पैक्स है। तो बेटा जब आप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जाओगे, तो वहां पे सहकारिता चैप्टर के अंतर्गत आपको मिल जाएगा 2058 पैक्स। ये तो सरकार खुद कह रही है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, सही, जबकि हमको चुनने क्या बोला, असत्य, मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। थर्ड पढ़े, इसके अंतर्गत 29.09 लाख कृषक है, 29.09 लाख कृषक। तो यह स्टेटमेंट भी सही है बेटा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 2024-25। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, और हमको चुनने ने बोला गलत कौन सा है, तो ना तो ए आएगा, ना तो बी आएगा, ना तो सी आएगा। इसका मतलब किस आंसर के साथ जाओगे, उपरोक्त में से कोई नहीं इज योर आंसर, क्योंकि ऊपर जितने भी दिए गए स्टेटमेंट है इनमें से कोई भी गलत नहीं है, और हमको बोला था असत्य चुने।
समझ आ गया? देखिए हाउ दिस ऑप्शंस आर मेकिंग यू टू बी कंफ्यूज इन योर ओन आंसर। आप अपने ही उत्तर में किस तरीके से भ्रमित हो जाए, ये ऐसा बनाया जाता है बेटा, है ना? चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद तो है मेरे मुझे आप सभी से कि आप मुझे कमेंट करके उत्साहवर्धन करते रहोगे मेरा, है ना? ताकि मैं आप सभी के लिए कल फिर से बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह ले आऊं पंचायती राज से। चलो यहाँ देखिए भैया, प्रश्न काफी बड़ा दिख रहा है। और प्रदेश में कृषकों को प्राप्त ऋण, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषक भाइयों को जो ऋण दिया जाता है उससे संबंधित यहाँ पे अब तथ्य दिए रहेंगे। तथ्य पूर्णतः बेटा राज्य सरकार के द्वारा दिए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत ही मैं लाया हूँ। सारा सरकारी आंकड़े हैं, तो तथ्यों में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आएगी। आप बिल्कुल इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन बोल क्या रहा है, पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति को जानिए। प्रश्न बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ देखो बेटा, कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है। विकल्प ए तो आपको दिखाई दे रहा है, बी सी और डी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं विकल्प बी सी और डी यहीं पे लिख देता हूं ताकि हम एलिमिनेशन राउंड बहुत अच्छे से चला सके, है ना? चलो यहाँ देखो, ए तो आपको दिखाई दे रहा है, बी क्या बोल रहा है, 1 3 4, ये बी है बेटा। सी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सी विकल्प, सी बोल रहा है 1 2 3 4 और डी बोल रहा है 2 3 4। ये बोल रहा है 1 2 3 4, डी बोल रहा है 2 3 4। चलो इसके आधार पर अब हम सिलेक्शन करेंगे। हाँ यहाँ देखो बेटा, चलो हाँ यहाँ देखिए, प्रदेश में कृषकों को प्राप्त ऋण, आपको चुनना है सत्य कथन कौन सा है। स्टार्ट करें। पहला बोल रहा है अल्पकालीन कृषि ऋण से संबंधित तथ्य दिया गया है। अल्पकालीन कृषि ऋण से संबंधित बोल रहा है कि ब्याज मुक्त, ब्याज मुक्त मतलब कि 0% ब्याज, 0% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ब्याज मुक्त जो राशि दी जाएगी वो अधिकतम आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी बोल रहा है। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है, 5 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि दे दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही आ गया। अब पहला सही आ गया है, चुनने भी बोला है सत्य कौन सा है। सत्य देखो बेटा, ए में भी एक है, बी में भी एक है, सी में भी एक है, डी में एक नहीं दिया गया है। तो डी को तो आप पहले ही कैंसिल कर दो भैया, डी हमारा रॉन्ग, डी हमारा विकल्प नहीं आएगा, है ना? नेक्स्ट फिर आगे बढ़े। सेकंड, ब्याज मुक्त फसल ऋण जो है आपको दिया जाता है वो एक्चुअली ये अल्पकालीन कृषि ऋण का ही भाग है। इसमें बोल रहा है कि नगद एवं वस्तु अनुपात 60:40 में दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, बताइए तो जरा। पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ बेटा, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम आपको 100 रुपए ऋण दे रहे हैं तो 100 रुपए में 60 रुपए आपको नगद दिए जाएंगे और 40 रुपए जो है वो कृषि संबंधित कुछ आपको दिलवा दिया जाएगा, जैसे कि उर्वरक दिलवा दिए या कुछ और सामग्री आपको दे दी जाएगी। तो 60 और 40 कितना हो गया, फिर 100 हो गया। इस प्रकार से मतलब कि वस्तु दी जाएगी उतना ही 40 रुपए की और 60 रुपए नगद दिया जाएगा। तो 60 और 40 कितने हो गए, 100, अगर मैं 100% को लेकर के चलूँ तो। इस हिसाब से बेटा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब सेकंड सही तो देखो अब हमारा कौन कौन सा आ सकता है। ए भी आ सकता है, 1 2 3 आ रहा है। सी भी आ सकता है, 1 2 3 4 2 आ रहा है दोनों में। लेकिन बेटा बी नहीं आएगा क्योंकि बी में देखो 2 नहीं दिया गया। बी में आप खुद देखो ना, 2 कहाँ दिया गया, रॉन्ग हो गया। अब आप ए के साथ जाइए या सी के साथ जाइए, कमेंट जरूर करना बेटा। यस, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, है ना? यहाँ देखो थर्ड हम पढ़ लें। थर्ड बोल रहा है गौ पालन हेतु 1% ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है भाई। और इसी गौ पालन में एक और याद रखना, यदि 2 लाख ना दे करके बोल देता 2 से 3 लाख रुपए, अगर ऐसा कह देता तो बेटा यहाँ पे 3% ब्याज फिर लिया जाएगा। तो वो स्टेटमेंट भी आपका सही होता, ये भी आप याद रखोगे, है ना? तो फिलहाल जो जो दिया गया हम उसकी बात करें, तीसरा हमारा सही है। तीसरा सही तो ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चौथा पढ़ लेते हैं चलो। मत्स्य और उद्यानिकी ब्याज मुक्त अधिकतम 3 लाख रुपए दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है बेटा। 3 लाख रुपए तक का 0% ब्याज पर आपको मछली पालन के लिए और उद्यानिकी के लिए दिया जाता है। तो चौथा तो हमारा ए में दिया ही नहीं है, तो किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट इज योर आंसर। वाह सही। तो देखो एलिमिनेशन राउंड कितना आसान होता है बेटा। आपको ये तरीका बेस्ट लग रहा है कि नहीं? ये तरीका
इस तरीके से पता है बेटा, एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वेश्चन मेक्स यू इजी। जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन जाओगे ना देने के लिए, आईएएस की तैयारी करोगे, तो वहां पे इस प्रकार के विकल्पों को जब हल करो ना, तो आसान होता है बेटा आपके पेपर को निकालना, एलिमिनेशन राउंड काफी। और सिर्फ उसी में ही नहीं, आप अन्यत्र किसी भी एमसीक्यूज वाले प्रश्नों में आप जाइए, आप एलिमिनेशन राउंड को अपनाइए, आप 100% श्योर हो जाओगे कि आपका सही है। आपको फिर उसके जो आंसर्स अपलोड किए जाते हैं ना वेबसाइट के द्वारा, मॉडल आंसर, वो भी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे 100% श्योर रहोगे। तो आपको ये तरीका कैसा लग रहा है, इसका तो विशेष कमेंट में आप सभी से चाहूंगा बेटा, है ना। चलो आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। और हाँ, संबंधित विद्यार्थियों को शेयर जरूर करो भाई, मैं तो यही कहूंगा। और मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यू ला दो। अब बोलोगे सर आप भी यूट्यूबर की तरह हो गए, बेटा बात यूट्यूबर की नहीं है। जब व्यूज ज्यादा आते हैं, कमेंट ज्यादा आता है, तो हमें लगता है कि हमारा बनाया हुआ वीडियो सार्थक है, कि बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है। और अगर आपके कमेंट ही ना आए, व्यूज ही ना आए, तो हम शिक्षकों को ऐसा लगेगा, स्पेशली अगर मैं मेरी बात करूं, कि यार मुझे वीडियो शायद नहीं डालना चाहिए, शायद इन बच्चों के लिए सार्थक नहीं हो पा रहा है, हतोत्साहित हो जाऊंगा। तो क्या आप यही चाहते हो कि आपके क्रांति सर हतोत्साहित हो जाए? नहीं ना, कमेंट करो। चलो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, प्रदेश में लाख पालन हेतु ब्याज मुक्त ऋण, ब्याज मुक्त ऋण से संबंधित बोल रहा है बेटा। अब लाख पालन क्या है तो मालूम होगा बेटा, लाख पालन मतलब कि लाख कीट पालन की बात चल रही है, और वो लाख कीट पालन किया जाता है वृक्षों पर। तो इसके कई लाभ है, एक तो यह है बेटा, इससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो जाती है, कम पैसों में, कम लागत में अच्छी खासी आमदनी। और लाख कीट पालन जब आप वृक्षों में कर रहे हैं, तो आप वृक्षों को भी तो संवर्धन उसका करोगे, उसको भी बचाओगे, तो पर्यावरण सुरक्षा भी हो जाती है। और ये लाख कीट पालन जो हम करते हैं, वो कहाँ फायदा होता है, जैसे कि पेंट इत्यादि, पेंट कलर वाला इत्यादि अगर आपको बनाना है, तो वहां पे ये सब काम आता है बेटा, ठीक। चलो उससे संबंधित अब हमारे पास 4 विकल्प दिए गए। देखो डी विकल्प मोकैम्बो, डी फॉर डॉग, उपरोक्त सभी दे ही दिया है, इसलिए किसी भी एक विकल्प के साथ एकदम हंसी खुशी होकर के, हतोत्साहित होकर के गोला मत लगा दीजिएगा ओएमआर में, है ना। पढ़ते चलते चलिए, क्योंकि ये पूरा गेम चेंज कर देता है बेटा। पहला, कुसुम का वृक्ष जो है उसमें 5,000 रुपए प्रति वृक्ष आपको दिया जाएगा, यदि आप लाख पालन करोगे भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार में कह रहा हूँ, सरकार के द्वारा, ठीक है। तो भाई ये पहला स्टेटमेंट जो है बेटा वो बिल्कुल सही है। कुसुम के वृक्ष में अगर आप कीट पालन करोगे, और आप एक कृषक वर्ग हो, और आपके पास कुसुम का वृक्ष है, तो आपको 5,000 रुपए प्रति वृक्ष दिया जाता है। ऐसे अगर आपके पास पलाश का वृक्ष है, तो पलाश के वृक्ष में 500 रुपए प्रति वृक्ष दिया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, सीधा सीधा बेटा ये तथ्य है जो आपको रट लेना है। और यदि आप बेर के वृक्ष में करते हो, तो बेर के वृक्ष में भी बेटा 900 रुपए प्रति वृक्ष दिया जाता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये वो सारे वृक्ष हैं जो कि उस लाख पालन के लिए, मतलब जो कीट होता है ना, कीड़ा, उसके लिए हेल्पफुल, फेवरेबल कंडीशंस देता है बेटा, ये है ना। तो अब आप देखो ए बी सी सभी सही है, तो किसके साथ जाओगे? यू हैव टू गो विद द डी। इसलिए बोला बेटा कि एकदम से पहला सही हो जाए तो हड़बड़ी में जाकर के गोला नहीं करना, हमेशा डी देख लो, उपरोक्त सभी दिया गया है या उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया है, गो विद दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है भैया, अगला प्रश्न देखें, ये लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसे आप मार्कफेड भी कहते हो बेटा, उससे संबंधित आपका 4 विकल्प है। फिर से डी में देखो, डी और सी, ना तो एक ना ही दो, और सी बोल रहा है एक व दो दोनों। इसका मतलब कि किसी एक विकल्प ए या किसी एक विकल्प बी के साथ ही ज्यादा खुश होकर के आपको एमआर को गोला नहीं मारना है, दोनों को ही पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित सी भी है, या तो दोनों लीजिए या दोनों ही ना लीजिए, ऐसा वो कह रहा है। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा खुशी जाहिर करना भी बेटा बेहतर नहीं होता, इतिहास गवाह है, ये आपको मालूम है ना। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मतलब कि मार्कफेड की यहाँ पे बात चल रही है। मार्कफेड धान उपार्जन की नोडल एजेंसी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं राज्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, तो धान की जो खरीदी करने के लिए आपके पास नोडल एजेंसी दिखाई देता है, जो कृषकों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी वहां पे वो खरीद रहा है बेटा, धान उपार्जन कर रहा है, उसके लिए मेन एजेंसी है ये। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब जब पहला स्टेटमेंट सही हो गया, तो देखो सी भी हो सकता है, एक व दो दोनों हो सकता है, निर्भर करता है बी पर। लेकिन एक आपका ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, कौन सा? डी।
क्यों? क्योंकि बोल रहा है ना तो एक ना ही दो सही है ना, जबकि एक तो हमारा 100% सही है। बी में पढ़ लेते हैं बेटा। एक मतलब कि एक ही बात चलिए, यहाँ पे एक्चुअली में ना एक और दो की जगह यहाँ पे आना था ए और ये आना था बी, और यहाँ आना था ए और यहाँ आना था बी, ये ऐसा ऑप्शन है बेटा, है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है? ये आप बोलना चाह रहे थे ना बेटा। चलो अब तो मैंने क्लियर कर दिया। चलो यहाँ देखिए फिर, तो अब आप देखें बी, प्रदेश में कुल उपार्जन केंद्र 2739 है, ये संख्या है बेटा, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के द्वारा जो दिया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट सही है मतलब बी भी सही है। अब दोनों से किसके साथ जाओगे यार, आप ही बताओ ना। आंसर शुड बी व्हाट, सी, ए व बी, यही है बेटा आपका आंसर। सी के साथ जाइए, आंसर मिल जाएगा आप, है ना। क्लियर हो गया? चलिए बेटा, तो फिलहाल अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। और बेटा हमारा इस आज का लेक्चर समाप्त होने के बाद आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट तो रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करो बेटा। कमेंट करके बताइए मुझे ये एलिमिनेशन राउंड कैसा लगा। कल मैं पंचायती राज के प्रश्नों को लेकर के आऊंगा, आपके कमेंट के बाद ही लाऊंगा, आपको मालूम है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्रदेश में अपेक्स बैंक की शाखा कार्यरत है। अपेक्स बैंक मतलब कि जब बात की जाएगी तो बेटा यहाँ पर आपके पास राज्य स्तर पर हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसकी बात चल रही है बेटा यहाँ पर। अपेक्स बैंक जिसका मुख्यालय रायपुर में, अब बोल रहा है उसकी शाखा कार्यरत है। तो ए बोल रहा है रायपुर और दुर्ग, बी बोल रहा है बिलासपुर और जगदलपुर, सी बोल रहा है अंबिकापुर और राजनांदगांव। तो देखो बेटा ये रायपुर और दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, रायपुर दुर्ग बिलासपुर और अंबिकापुर जगदलपुर राजनांदगांव, ये जो है ना बेटा ए से लेके सी तक का, ये एक्चुअली में आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन जब हम बात करेंगे तो रायगढ़ और जशपुर जो है ये दोनों में एक साथ बेटा इस अपेक्स बैंक की शाखा कार्य कर रही है, दोनों में एक साथ। बाकी यहाँ पे अलग अलग कार्य करता है। और यहाँ पे क्या बोला कि शाखा कार्यरत है, तो अपेक्स बैंक की जो शाखा कार्यरत है वो रायगढ़ और जशपुर में एक साथ कार्य कर रही है। बाकी सब जगह में आपको सिंगल सिंगल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के तौर पर दिखाई देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर सहकारिता पर आधारित, जो आजीविका का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और विद्यार्थियों को जहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है कोऑपरेटिव को लेकर के, मैंने जितना कोशिश हो सके आसान बनाने की लिए इसे अपने लेक्चर को लाया। अगर आपको बेटा यह वीडियो लेक्चर बेहतर लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Best of luck from my side. We'll meet you again tomorrow. Depends soul on your comment. Okay, beta. Bye bye. Good day.